आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल 101% ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही पूरा का पूरा पेपर मैं आपके लिए उत्तर सहित लेकर आया हूँ। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ और ये पेपर आपको पढ़ने के लिए भी मैं देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी जाके आपको ये पेपर डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके वस्तुनिष्ठ यानी अवसर के प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें पहला प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अभय सिंह, भगत सिंह। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो अपना ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। इसकी तारीख भी आपको याद रखनी है, 17 जुलाई 1734, ये आप याद रखेंगे, 17 जुलाई 1734। दूसरा प्रश्न है, भारत के अंतिम वॉइसराय थे। तो भारत के अंतिम वॉइसराय हैं वो कौन थे विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन ब इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न है, बिरसा किस जनजातीय समूह से संबंधित थे? आपको बताना है बिरसा है वो कौन सी जनजातीय समूह से संबंधित थे। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडा जनजाति, यानी ऑप्शन और रहेगा इसका सही आंसर। और मुंडा जनजाति भी विशेष तौर पे कहाँ की? झारखंड, यानी झारखंड से ये संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, आप बताइए। चौथे का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को विधायक, पार्षद, सरपंच या सांसद क्या कहते हैं? तो उन्हें सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद जिनको अपन बोलते हैं एमपी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? खनिज, जल, मृदा, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन द रहेगा। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति में अपने आप बनने वाले। खनिज अपने आप बनते हैं, जल अपने आप बनता है और मृदा भी यानी मिट्टी भी अपने आप बनती है। तो अपना ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र इजी आने वाला है, प्रत्येक प्रश्न को आपको समझना है और समझोगे अच्छे से तो आप आराम से उत्तर भी दे सकते हो। सातवां प्रश्न है, निम्न में से अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा नया बनने में उसको हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, तो वो अनवीकरणीय होता है। पवन ऊर्जा, ये तो नवीकरणीय है, आज अपन उपयोग करेंगे कल और नहीं मिल जाएगी। जैव ऊर्जा, कोयला या सौर ऊर्जा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कोयला। कोयला है ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी अपना इसमें सही आंसर क्या होगा? कोयला रहेगा। बाकी जैव ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये सब एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति का सर्वाधिक निवास है? सहरिया जनजाति जैसे ही नाम आए आपको एक जिला याद रखना है, 12 जिला। ठीक है ना, 12, अंता, चबड़ा वगैरह ये सब इसमें आते हैं, तो इसमें 12 रहेगा। अपना ऑप्शन अ इसका सही आंसर। और ये शहरिया जनजाति है, ये भारत सरकार के आदिम जनजातीय समूह है, उसमें सम्मिलित राजस्थान की एकमात्र यही जनजाति है जो कि भारत सरकार के आदिम जनजातीय समूह में शामिल है। ये भी आप ध्यान रखना। देखिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये पेपर आपको जब पढ़ने के लिए मिलने वाला है तो उस समय पे ये उत्तर आपके काम आएंगे। अब अगला प्रश्न है 9वां, इनको सुमेलित करना है। जैसे कि फरमान, फरमान का मतलब है भारत में मुगल सम्राट द्वारा जारी सारे आदेश है उनको फरमान कहा जाता था। फिर इसके बाद में निषेधाज्ञा, तो इसका ऑप्शन ए से मिलान हो जाएगा, किसी कार्य को नहीं करने के लिए निर्देश। और काजी का संबंध है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, एक न्यायाधीश। और पेशवा, मराठा शासकों का प्रमुख पद है वो पेशवा कहलाता था। फिर इसके बारे में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाँ और ना में आपको उत्तर देना है, यानी सत्य और असत्य वाला है। मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, क्या सत्य है? बिल्कुल, मानव संसाधन है विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। हाँ, सही बात है। क्यों? क्योंकि कहीं पर मानव ज्यादा है तो कहीं पर कम रहते हैं, एक समान नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन को ये बोलना नहीं है, इसका मतलब हाँ अपना उत्तर होगा। लोग मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। लोग है वो ज्यादातर मैदानी इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ उनके रहने के लिए अनुकूल होती हैं। अगला है, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, तो ये भी हाँ रहेगा। और जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि ये प्राकृतिक कारण है, लेकिन ये बोलना नहीं है तो फिर क्या है? तो इसलिए इसमें आप नहीं भरोगे। 11वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? तो सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों से समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय कहलाता है। 12वां प्रश्न है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 2 योजनाओं के नाम? तो पहला लिखोगे गार्गी पुरस्कार योजना, दूसरा लिखोगे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। अगला है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सर्दी वाले कारतूस थे जिन्हें मुंह से खोलकर एनाफील्ड राइफल में भरा जाता था। इसी कारण से ये उस समय का तात्कालिक कारण था।
14वां प्रश्न है राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है और सर्वाधिक वस्त्र निर्माण इकाइयां भी यहीं पर कार्यरत हैं। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा वस्त्र है वो कहाँ उत्पादित किए जाते हैं? भीलवाड़ा में किए जाते हैं, इसीलिए इसको राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं। विद्यार्थियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको 15वां प्रश्न है भारतीय नील की मांग 18वीं शताब्दी में तेजी से क्यों बढ़ी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रारंभ होने और कपास उत्पादन में वृद्धि होने, कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने और वेस्ट इंडीज अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति को बंद होने के कारण भारतीय नील की मांग में तीव्र वृद्धि हुई थी। 16वां प्रश्न है स्थानांतरित या फिर स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं वो आपको बताना है। इसको झूम खेती भी कहते हैं विद्यार्थी, ध्यान रखना, इसकी जगह पे झूम भी आ सकता है। तो जंगलों में कृषि करने हेतु एक भूखंड से पेड़ों को काटा या जलाया जाता है और शेष राख को उसी भूखंड में उर्वरता बढ़ाने हेतु मिलाकर भूमि को कृषि योग्य तैयार करके कृषि की जाती है। जब इस भूखंड की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो इसे रिक्त यानी खाली छोड़कर अन्य स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार की कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसकी प्रमुख हानियां निम्नलिखित हैं। वनों का ह्रास होता है, यानी वन नष्ट होते हैं, भूमि का अपरदन होता है और वायु प्रदूषण होता है। यानी मान लो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? कोई जंगल है तो इन जंगल के जो पेड़ है इनको काट के या फिर इन पेड़ों को जला के इनकी जो राख है वो मिट्टी के अंदर उसी जगह पे मिला दी जाती है और उस भूमि को खाली कर देते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं और इतने साल तक खेती करते हैं जब तक इसमें जो ताकत रहती है यानी उर्वरक क्षमता रहती है। जैसे ही वहाँ पर धान होना कम हो जाता है ऐसे में उस जमीन को खाली छोड़ के फिर दूसरी जगह पे जाकर फिर से ऐसे खेती करते हैं, तो ये स्थानांतरित कृषि होती है। इसके हानियां क्या होती है? इससे वनों का ह्रास होता है, यानी वन नष्ट होते हैं, बार बार वनों को काट रहे वनों का ह्रास होता है, भूमि का अपरदन होता है और वायु में जब जलाते हैं तो प्रदूषण भी होता है। 17वां प्रश्न है विनिर्माण क्या है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो विनिर्माण कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न 4 भागों में होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इस तरह से ये 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। 18वां प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे। जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? कोई 2 तरह आपको देना है। ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि पूर्वी ज्ञान की तुलना में पश्चिमी देशों द्वारा जाने गए ज्ञान से नहीं की जा सकती है और इनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरा इसमें प्रश्न है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिफेक्ट्स के 2 प्रभाव आपको बताने हैं। यानी वुड डिफेक्ट्स के क्या प्रभाव थे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों पर सरकारी नियंत्रण कायम करने हेतु सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। निम्न स्तर पर विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के प्रयास किए गए। किसने किए थे? वुड डिफेक्ट्स ने। अगला है तालिका को पूरा करना है। जैसे कि राजद्रोह एक्ट कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1870 में। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2006 में। तो ये आपके छोटे छोटे प्रश्न रहने वाले हैं। 20वां प्रश्न है भारत में आसियाई समूह द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? वो आपको बताना है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसका आंसर आप खुद याद कर लीजिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किया गया है? तो ये आपको रट के जाना है क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत व अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बताया गया है। यानी जो भेदभाव करते हैं तो उनको एक दंडनीय अपराध बताया गया है अनुच्छेद 17 में। ऐसा करने वाले को सजा का प्रावधान भी किया गया, यानी कोई भेदभाव करता है तो उनको सजा का प्रावधान भी किया गया है। अर्थात समाज को छुआछूत से मुक्त करने का प्रावधान इसमें है। 21वां प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में जयपुर, जोधपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ को आपको दर्शाना है। फिर अगला जो खंड आता है खंड द आता है। इसमें बड़े बड़े प्रश्न हैं, 6, 7, 8 नंबर के हैं। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 1857 विद्रोह के परिणामों को लिखना है। चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप ग्रहण किए और लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तीसरा है स्वदेशी आंदोलन के रूप में क्या परिवर्तन आइए आपको बताना है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। वन संसाधनों के प्रत्यक्ष लाभ और मृदा संरक्षण इनके बारे में आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं, मृदा के निम्नीकरण के कारण, इसे रोकने अथवा इसके संरक्षण के उपयोग को विस्तार से आपको बताना है। 24वां प्रश्न है संविधान क्या है, संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। अथवा में ऑप्शन रहेगा भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाना है। और 25वां प्रश्न है दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। खूब सारे हैं विद्यार्थियों, इसमें आप जितना लिखो उतना कम है। राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखनी है और स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, सूची बनानी है। तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। विद्यार्थियों मुझे पेपर बनाने में मेहनत तो जरूर लगी, लेकिन ये पेपर है ये रियल में आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से देखा है उनको पता होगा जब आपके एग्जाम में इस तरह के पेपर आएंगे